सीरीज की शुरुआत लेट 2000s में होती है। हम देखते हैं कि अर्थ एक अपोकलिप्टिक वेस्टलैंड में बदल चुकी है। एक आदमी जेट के विंग पर हवा में खड़ा है। वो नीचे देखते हुए कहता है कि उसने उसे ढूंढ लिया है। फिर वो कूद जाता है और धीरे धीरे जमीन की तरफ डिसेंड करने लगता है। हम देखते हैं कि एक आदमी भाग रहा है और उसके हाथ में कुछ है। वो चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या यहाँ कोई है जो उसकी मदद कर सके। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और एक उसके पीछे भी खड़ा हो जाता है। वो लगभग सीधे सीधे आईफिल टावर होने वाला होता है और वो मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। वो सच में किसी से भी उसे बचाने की गुहार लगाता है। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि जिन लोगों ने दुनिया को इस हालत में पहुंचाया है उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी उन्हें किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वे ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि वही आदमी आसमान से नीचे उतर रहा है। वो नीचे गिरते ही एक मॉन्स्टर के ऊपर लैंड करता है और उसका हमला दूसरे मॉन्स्टर को भी मार देता है। इस तरह वो दोनों को खत्म कर देता है। फिर वो उस आदमी से कहता है कि देर से आने के लिए उसे माफ कर दे। वो आदमी हैरान होकर पूछता है कि वो आखिर है कौन, लेकिन वो आदमी जवाब नहीं देता। उधर वो आदमी रोने लगता है और कहता है कि आखिरकार अब वे अपनी दुनिया वापस ले सकते हैं। वो आदमी कहता है कि हाँ, लेकिन अब उसे रेस्ट इन पीस करना चाहिए। तभी पता चलता है कि उस आदमी की पीठ पर एक फेटल वुंड था। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो उसे धन्यवाद देता है, लेकिन फिर उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है और वो वहीं मर जाता है। वो आदमी अफसोस भरी नजरों से उसे देखता है। तभी हमें किसी और की आवाज़ सुनाई देती है जो पूछता है कि क्या वो बहुत देर से आया, और यही हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम जिन है। दूसरे आदमी का नाम कागुरा है। कागुरा कहता है कि शायद वो इस पूरे इलाके का आखिरी सर्वाइवर था। वो जिन से कहता है कि अब हार मान ले और सच्चाई का सामना करे। ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। ये प्लैनेट पूरी तरह से मॉन्स्टर से भर चुका है, इसलिए अब इंसानों के लिए कोई उम्मीद नहीं बची। ये मॉन्स्टर्स लगातार होने वाले एनवायरमेंटल पोल्यूशन से पैदा हुए थे। इसी पोल्यूशन की वजह से म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स पैदा हुए जिन्हें करप्टर्स कहा जाता था। उनके पास इनक्रेडिबल रीजेनरेटिव पावर थी, इतनी ताकतवर रीजेनरेशन कि उन्हें न्यूक से भी खत्म नहीं किया जा सका। फिर भी इंसानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने बार बार ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिरकार उन्हें वापस लड़ने का एक तरीका मिल गया। लेकिन अब बचाने के लिए कोई भी इंसान नहीं बचा था। वे बस बहुत देर कर चुके थे। लेकिन जिन कहता है कि अभी भी कुछ ऐसा है जिसे बचाया जा सकता है। कागुरा पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि अभी भी कहीं सर्वाइवर्स मौजूद हैं। जिन कहता है कि नहीं, लेकिन उसे पता है कि भविष्य में जरूर होंगे, क्योंकि जो नैनो मशीन्स उसने बनाए हैं वे सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं हैं, वे एनवायरनमेंट को भी हील करते हैं। कागुरा कहता है कि ये सच है। जिन समझाता है कि इसका मतलब ये है कि ये मशीन सिर्फ करप्टर्स की रीजेनरेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि प्लैनेट की रिकवरी भी शुरू कर देते हैं। और इसका मतलब ये है कि एक दिन ये प्लैनेट फिर से अपनी पुरानी खूबसूरती वापस पा लेगा और उस समय एक नई सिविलाइजेशन जरूर भले फूलेगी, ठीक वैसे ही जैसे कभी ह्यूमैनिटी भली फूली थी। कागुरा कहता है कि ये तो एक अच्छी फेरी टेल लगती है, लेकिन जिन कहता है कि उसे उस पर विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं है और शायद वही छोटी सी संभावना उसके लिए काफी है। जिन आगे कहता है कि शायद भविष्य में उसकी पावर की जरूरत पड़े और अगर वो उस शब्द परहैप्स पर विश्वास करे तो शायद वही भविष्य को बचा सकता है। कागुरा उसे एक पॉट के अंदर रख देता है और कहता है कि वही छोटा सा मौका उसके लिए भी काफी है। अब कोल्ड स्लीप एक्टिवेट हो जाता है और साल गुजरने लगते हैं। 300 साल, 1000 साल, 5000 साल, 9000 साल, यहां तक कि 50,000 साल। समय आगे बढ़ता ही जाता है जब तक कि ये संख्या मिलियंस तक नहीं पहुंच जाती। धीरे धीरे अर्थ हील होने लगती है और इस पर फिर से नॉन ह्यूमन लाइफ बसने लगती है। और फिर 100 मिलियन ईयर्स के बाद कोल्ड स्लीप रिलीज सीक्वेंस एक्टिवेट हो जाता है और तभी हमें पता चलता है कि अब फिर से लोग मौजूद हैं। हम देखते हैं कि एक छोटी लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। उसके साथ कुछ और बीस्ट फोक भी हैं जो एक मॉन्स्टर से भाग रहे हैं। उनमें से एक मोटा लड़का लड़की से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि वो यहाँ है। लड़की कहती है कि हाँ, वो यहीं है। दूसरा लड़का कहता है कि अगर वो यहाँ नहीं हुआ तो वे सब मरने वाले हैं। लड़की कहती है कि वो यहाँ है, उसे पूरा यकीन है और उनका गार्डियन गॉड जरूर इन दरवाजों के पीछे है। जब वे कमरे के अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां तो डेड एंड है। लड़की का दिल बैठने लगता है। उसी समय वो मॉन्स्टर भी कमरे के अंदर घुस आता है। अब वे सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए और आखिर में वो लड़की जोर से चिल्लाती है। वो गार्डियन गॉड से मदद की भीख मांगते हुए उसे पुकारती है। तभी अचानक ग्लास टूट जाता है। जिन कहता है अंडरस्टूड।
तभी कुछ तेज चीज कमरे के अंदर उड़ते हुए आती है और मॉन्स्टर के सिर पर जाकर लगती है। वो कहता है कि उसे पता था कि विश्वास करना बेकार नहीं जाएगा। जैसे ही वो पॉड से बाहर निकलता है, वो कहता है कि भविष्य की पॉसिबिलिटी सच में एंडलेस है। थोड़ी देर बाद जिन कहता है कि जैसा उसने सोचा था, कागुरा ने जो स्टोरेज बॉक्स डेवलप किया था उसके अंदर उसके क्लोथ्स अभी भी वैसे ही रखे हुए हैं जैसे पहले थे। वो कहता है कि यहाँ की ज़्यादातर चीज़ें करप्टेड हो चुकी हैं और ये अपने आप में ही इम्प्रेसिव है कि ये जगह अभी तक प्रिजर्व रही है। ये भी शायद एटमॉस्फेयर में फैले हुए नैनो मशीन्स की वजह से ही संभव हुआ है। असल में उसके पास जो चीज़ है वो एक नैनो मशीन इंजेक्टर है। लेकिन वो जानना चाहता है कि इस दुनिया का क्या हुआ। उसके पास भरोसा करने के लिए सिर्फ वही मैसेज क्यूब है जिसे कागुला पीछे छोड़ गया था। लेकिन उससे पहले वो बच्चों की कहानी सुनना चाहता है। जैसे ही वो उनकी तरफ मुड़ता है, मोटा लड़का छोटी लड़की की आंखें ढक देता है। वो कहता है कि उसे अभी याद आया कि उसके पास क्लोथ्स ही नहीं है। आखिरकार वो पिछले 100 मिलियन ईयर्स से नेकेड ही तो था। फिर वो जल्दी से अपने क्लोथ्स पहन लेता है और कहता है कि ये अब भी परफेक्टली फिट हो रहे हैं। कुछ देर बाद वे सब बंकर से बाहर निकलते हैं। जिन सोचता है कि आखिर उन्होंने उन भारी दरवाजों को खोला कैसे, लेकिन फिलहाल वो सूरज की रोशनी से अपनी आंखें ढक लेता है और वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि 100 मिलियन ईयर्स बाद की ये दुनिया सच में बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। ये पहले की दुनिया से पूरी तरह अलग है। छोटी लड़की उसे गार्डियन गॉड कहकर बुलाती है और कहती है कि वो उनके साथ चलें। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, जिन सोचने लगता है कि क्या ये लोग ह्यूमंस हैं, लेकिन वो खुद ही कहता है कि ह्यूमैनिटी तो 100 मिलियन ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब है कि समय के साथ कोई दूसरी क्रीचर इवॉल्व हुई होगी जो कुछ हद तक इंसानों जैसी दिखने लगी, और संभव है कि वे भी नैनो मशीन से प्रभावित हुए हों। और ये बात कि 100 मिलियन ईयर्स पहले की वही लैंग्वेज अभी भी काम कर रही है, इसका भी अच्छा प्रूफ है। फिर वो कहता है कि सोचने वाली बात है कि उसने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। वो उन्हें बताता है कि उसका नाम शीडो जिन है, लेकिन वे उसे बस जिन कह सकते हैं। छोटी लड़की कहती है कि उसका नाम हका फिल है, लेकिन वो उसे सिर्फ हका कह सकता है। मोटे लड़के का नाम डैम्पो है और दूसरे बच्चे का नाम शांडी है। जिन उनसे पूछता है कि वे उनसे क्या करवाना चाहते हैं। हाका कहती है कि वे लोग लगभग पहुंच ही चुके हैं और वे चाहते हैं कि वो करप्टर्स को हरा दे। जिन सोचता है कि क्या वे वही वाले करप्टर्स हैं जिन्हें वो जानता है। जब वे गांव पहुंचते हैं तो शांडी डर के मारे घबरा जाता है क्योंकि पूरा गांव आग में जल रहा होता है। वो भागते हुए अपने पेरेंट्स को पुकारने लगता है। जिन चारों तरफ देखते हुए सोचता है। वो कहता है कि यहाँ वुडन बैरिकेड्स और वुडन बिल्डिंग्स हैं। इसका मतलब है कि यहाँ की सिविलाइजेशन अभी ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है। जैसे ही वे गांव के अंदर जाते हैं, हाकिमा डर जाती है और ज़ोर से अपनी ग्रैंडमा को पुकारती है। उसकी ग्रैंडमा एक करप्टर से लड़ रही होती है। उसे देखकर वो भी हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो यहाँ वापस क्यों आई। जिन उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि ये बिल्कुल वैसा ही करप्टर है जैसा उसके समय में हुआ करता था। वो हैरान होता है कि इस एरा में भी इन्हें उसी नाम से बुलाया जाता है। ग्रैंडमा उसे भागने को कहती है, लेकिन हाकिमा कहती है कि वो भागने वाली नहीं है और वो अपनी ग्रैंडमा को बचाएगी। तभी उसके चारों तरफ एनर्जी बहने लगती है। जिन तुरंत उस एनर्जी को पहचान लेता है। वो कहता है कि अब वो इसे कंफर्म करेगा। वो तेजी से करप्टर के पास पहुंचता है और उसे जोर से मारता है। फिर वो हाकिमा की ग्रैंडमा को पकड़कर वहां से दूर ले जाता है और हाका से कहता है कि अब अटैक करो। हाका के हाथ में एक फायरबॉल बनने लगता है। वो उसे छोड़ देती है और वो करप्टर पर जाकर लगता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। जिन कहता है कि जैसा उसने सोचा था, ये नैनो मशीन्स की वजह से होने वाला रीजनरेटिव सप्रेशन है और करप्टर सेल्स में रीजनरेशन का कोई साइन नहीं है। वो सोचता है कि क्या उसने एटमॉस्फेयर में मौजूद नैनो मशीन्स का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके हिसाब से तो इन्हें सिर्फ कंपैटिबल ह्यूमंस ही कंट्रोल कर सकते हैं। वो ग्रैंडमा से पूछता है कि क्या इस एरा में कोई और भी ऐसा फायरबॉल कर सकता है। वो कहती है नहीं, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो बार बार दिस एरा क्यों कह रहा है। वो बताती है कि सिर्फ कुछ लोग ही ऐसा कर सकते हैं और वे वही लोग होते हैं जो डिवाइन पावर के साथ पैदा होते हैं। इस गांव में ऐसे सिर्फ 4 लोग थे, जिनमें वो खुद भी शामिल थी। जिन कहता है कि शायद यही वो एबिलिटी है जिसे वे लोग नैनो मशीन्स को कंट्रोल करने की शक्ति कहते हैं। हकीमा दौड़कर जाती है और बाकी सबके बारे में पूछती हैं और उसकी ग्रैंडमा कहती है कि उसने विलेजर्स को पहले ही इवैक्यूएट कर दिया था। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि वे लोग वापस क्यों आए, क्योंकि गांव तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। जो करप्टर पहले था वो सिर्फ एक न्यू बॉर्न था। उसका मेन बॉडी तो अब ऐसा है जिससे वे लोग डील नहीं कर सकते और बहुत जल्द बाकी करप्टर्स भी बड़ी संख्या में गांव पर स्वॉर्म करने वाले हैं। तभी एक आदमी की आवाज़ आती है जो कहता है कि कमज़ोर होना बंद करो। उसका नाम सरस है और वो कहता है कि वो ऐसे करप्टर को खुद ही मार सकता है।
ग्रैंडमा पूछती है कि विलेजर्स का क्या हुआ। वो कहता है कि उसने उन्हें शेल्टर में भेज दिया है। हका के डैड भी वहां होते हैं और वो खुशी से उनके पास भाग कर जाती है। वो कहते हैं कि वो शेल्टर में नहीं थी, इसलिए वो परेशान हो गए थे और पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी। वो बताती है कि वो सील्ड डोर के पास गई थी। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा चिल्लाती है और पूछती है कि क्या वो सच में उस फोरबिडन प्लेस पर गई थी। हका कहती है कि उसकी ग्रैंडमा ने ही उसे बताया था कि उस दरवाजे के पीछे इस गांव का गार्डियन गॉड है और जब भी कभी गांव पर खतरा आएगा वो जरूर उनकी मदद करेगा। इसी तरह उसे जिन मिला। ग्रैंडमा हैरान हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल भी किसी गॉड जैसा नहीं दिखता और ऊपर से वो तो उनकी स्पीशीज का भी नहीं है। यहाँ तक कि सरस भी उसका मजाक उड़ाता है और हंसते हुए कहता है कि वो इन्फीरियर स्पीशीज कभी भी गार्डियन गॉड नहीं हो सकता। जिन पूछता है कि उसका मतलब इन्फीरियर स्पीशीज से क्या है। तभी शैंडी भागते हुए आता है क्योंकि वो उसका बड़ा भाई है और वो उसे बताता है कि यही गार्डियन गॉड है। सरस कहता है कि वो सोच रहा था कि शैंडी कहाँ नया था। फिर वो बाकी लोगों से कहता है कि उसके कानों को देखो, वो एक इन्फीरियर स्पीशीज है जिसके पास कोई एनिमल पावर नहीं है। सरस कहता है कि शायद वे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं क्योंकि वो बस वहां मौजूद था। शैंडी कहता है कि ये सच नहीं है, उसने करप्टर को हराया है। सरस हंसता है और कहता है कि वे शायद लार्वा की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि वो भी उसे एक ही ब्लो में मार सकता है। वो अपनी स्पीयर से जिन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ध्यान से सुन ले, ये उनके विलेज की प्रॉब्लम है और आउटसाइडर्स इन्फीरियर स्पीशीज यहाँ वेलकम नहीं है और उसे अब समझ जाना चाहिए कि उसे वहां दखल नहीं देना चाहिए जहां उसका कोई काम नहीं है। जैसे ही वो जाने लगता है, हकीमा के डैड पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। वो कहता है कि साफ है, वो उस बड़े करप्टर को मारने जा रहा है, जबकि बाकी लोग यहाँ डर के मारे खड़े रहेंगे। ग्रैंडमा चिल्लाती है और कहती है कि अगर वो भाग जाए तो शायद जिंदा बच सकता है। जिन सोचता है कि ये इतना बोल क्यों रहा है। ग्रैंडमा कहती है कि उसे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो खुश है कि उसने मदद की और अगर वो चाहे तो उसके बेटे को लेकर बच्चों को शेल्टर तक छोड़ाए, जबकि वो खुद सरस के पीछे जाकर अपनी जान की बाजी लगाएगी। लेकिन जिन मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास भी प्राइड है और वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उसे इन्फीरियर स्पीशीज कहे और वो बिना अपनी पहचान बताए मर जाए। दूर हमें एक बड़ा करप्टर दिखाई देता है। सरस उसे आवाज देता है और कहता है कि वही इस देश को संभालेगा और एक होली नाइट बनेगा। जैसे ही वो अपनी स्पीयर से अटैक करने की तैयारी करता है, वो कहता है कि ऐसा इन्वेडर उसके लिए कुछ भी नहीं है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, करप्टर अपने टेंटिकल्स उठाता है और कई छोटे लार्वे पैदा करता है। वे पानी में गिरते हैं और सरस पर हमला करते हैं। वो जल्दी से दो को मार देता है और कहता है कि वे उसके रास्ते में आ रहे हैं। वो हवा में कूदता है और पूरे जोर से अटैक करता है, जिससे करप्टर के चेहरे पर गहरा बार होता है। वो मुस्कुराता है, सोचते हुए कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन तभी मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तड़पने लगता है। जैसे ही वो उसके पीछे उतरता है, वो तुरंत रीजनरेट होने लगता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। तभी करप्टर अपने क्लॉथ से हमला करता है। वो डर के मारे आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे आंखें खोलता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसके सामने जिन खड़ा होता है, जिसने एक बैरियर बनाकर अटैक रोक दिया। जिन पूछता है कि अब उसे कैसा लग रहा है। सारस गुस्से में पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसी समय पीछे से छोटे लावे फिर से हमला करते हैं। उसे पीछे हटना पड़ता है और उसे समझ आता है कि वे वही हैं जिन्हें उसके पहले मरा समझ लिया था। जिन धीरे से अपना हाथ उठाता है और अपनी उंगलियां स्नैप करता है। तभी एक बीम ऑफ लाइट निकलती है और दोनों मॉन्स्टर्स को एक ही पल में खत्म कर देती है। सारस हैरान होकर पूछता है कि ये क्या था और उसने क्या किया। दूसरी तरफ डैनपो चिल्लाता है कि ग्रैंडमा उधर देखो। शैंडी भी अपने भाई को पुकारता है। हकीमा के डैड और ग्रैंडमा दोनों शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि जिन सिर्फ एक हाथ से उस बड़े मॉन्स्टर को रोके हुए होता है। जिन कहता है कि ये भारी होता जा रहा है और उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। वो सारस को पकड़कर पीछे हटता है और अटैक से बच जाता है। सारस हैरान होकर पूछता है कि वे इतने ऊंचे हवा में कैसे हैं और फिर पूछता है कि वो आखिर है कौन या फिर क्या है। जिन बताता है कि चाहे वे करप्टर्स को डैमेज करें, वे तुरंत रीजेनरेट हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें नैनो मशीन्स की जरूरत होती है ताकि रीजेनरेशन को रोका जा सके। सारस पूछता है कि ये नैनो मशीन क्या होता है। जिन कहता है कि जिसे वे लोग डिवाइन पावर कहते हैं वही असल में नैनो मशीन्स हैं। वो कहता है कि उसका अटैक अच्छा था लेकिन वूंड इतना डीप नहीं था कि रीजेनरेशन रुक सके। सारस को एहसास होता है कि शायद उसने उसे जल्दी जज कर लिया। वो पूछता है कि क्या वो सच में उनका गार्डियन गॉड है। जिन कहता है कि उसे याद नहीं कि वो कभी गॉड बना हो, लेकिन वो एक बात कहना चाहता है इससे पहले कि वो इसे विलेज की प्रॉब्लम कहे। सारस कहता है कि हाँ, इसलिए उसे ही इससे डील करना होगा, लेकिन जिन कहता है कि ये गलत है, ये उसकी प्रॉब्लम है।
तभी मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से हमला करता है और जिन आसानी से उन्हें डॉज करता है। वो कहता है कि उसका पहला प्लान है इसे इमोबिलाइज करना। जैसे ही वो करप्टर को पकड़ लेता है, वो समझाता है कि ये मॉन्स्टर्स इंसानों की मूर्खता की वजह से पैदा हुए थे और क्योंकि वो खुद 100 मिलियन ईयर्स पहले जी चुका है, इसीलिए ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसे खत्म करे। सारस कहता है कि उसे उसकी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन पूछता है कि क्या वो सच में ये कर सकता है। जिन कहता है कि हाँ, क्योंकि वो काउंटलेस अनइमेजिनेबल रेपिटेशंस का रिजल्ट है जो ह्यूमैनिटी के ब्रूटल और ट्रैजिक ब्लडस्टेन हिस्ट्री को अपने अंदर लिए हुए है और शायद वो इस प्लैनेट का आखिरी ह्यूमन है। फिर वो एक बीम अटैक लॉन्च करता है। शुरुआत में कुछ नहीं होता, लेकिन अगले ही पल एक जबरदस्त रोशनी फैलती है और करप्टर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। हकामा खुश होकर कहती है कि उसे पता था वो सही थी। वो अटैक आसमान को चीरता हुआ ऊपर जाता है और सारे क्लाउड साफ कर देता है। ये ह्यूमैनिटी का आखिरी साइंटिफिक वेपन था। दूर कहीं एक महिला ये सब देख रही होती है। वो कहती है कि वो कोडामा विलेज के पास आए नए इन्वेडर्स की जांच करने आई थी, लेकिन उसने कुछ अनबिलीवेबल देख लिया। वो सोचती है कि ये आखिर था क्या, और क्या रॉयल कैपिटल का नाइट कैप्टन भी ऐसा कुछ कर सकता है। वो एक्साइटमेंट में कहती है कि उसे तुरंत रॉयल कैपिटल वापस जाना होगा। कुछ समय बाद जिन को कागुरा का एक मैसेज मिलता है। कागुरा कहता है कि अगर वो ये सुन रहा है तो शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है, और वो हमेशा से ये लाइन बोलना चाहता था। वो पूछता है कि फ्यूचर कैसा है, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट अब तक काफी इंप्रूव हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, और वो सीधे मुद्दे पर आता है। भले ही दुनिया का एनवायरनमेंट इंप्रूव हो जाए, लेकिन करप्टर्स कभी खत्म नहीं होंगे। कागुरा बताता है कि उसे पहले ही लगने लगा था कि कुछ गलत है। जिन के सोने के 1000 साल बाद वो खुद भी समय समय पर कोल्ड स्लीप में जाता रहा ताकि दुनिया के चेंजेस को ऑब्जर्व कर सके। एनवायरनमेंट इंप्रूव होने के साथ करप्टर्स की संख्या कम हो रही थी, लेकिन जो उसने देखा वो मजाक नहीं था। करप्टर्स खुद भी इवॉल्व हो चुके थे और उसने उनका एक ह्यूमनॉइड वर्जन भी देख लिया था। ये कुछ ऐसा था जिसे वो कभी कैलकुलेट नहीं कर पाया। उसे नहीं पता कि आगे क्या चेंजेस होंगे, लेकिन ये तय है कि वे फिर से एक बड़ा थ्रेट बनेंगे। इसलिए उसने बस इतना किया कि नई लाइफ फॉर्म्स को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया ताकि वे धीरे धीरे करप्टर्स के खिलाफ लड़ सकें, और उसने जिन के लिए भी कुछ पावर छोड़ दी। जिन कहता है कि अगर वो पावर की बात कर रहा है तो शायद वो इसी छोटे से सिरिंज की बात कर रहा है। कागुरा समझाता है कि जैसे ही वो इस नैनो मशीन इंजेक्टर को यूज करेगा, ये नैनो मशीन्स खुद ही उसके शरीर में बदलाव करके उसे इसका इस्तेमाल करना सिखा देंगी। ये एक ऐसी पावर है जिसे सिर्फ वही यूज कर सकता है, क्योंकि वो 100% कंपैटिबल है इन नैनो मशीन्स के साथ। जिन अपने हाथ की तरफ देखता है और उसके हाथ से एक ब्लेड निकलने लगता है। वो कहता है कि ये काफी हैंडी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो शेप शिफ्टिंग नैनो मशीन्स के जरिए ऑब्जेक्ट्स जनरेट कर सकता है। कागुरा कहता है कि उसने ऐसी पावर अप्स दुनिया भर के रिसर्च लैब्स में छुपा कर रखी थी। उसने इन्हें एक ही जगह पर इसलिए नहीं रखा ताकि अगर करप्टर्स हमला करे तो सब कुछ एक साथ डिस्ट्रॉय ना हो जाए, और वो चाहता था कि जिन फ्यूचर में दुनिया घूमे और उसे देखे भी। उसे नहीं पता कि आगे जाकर करप्टर्स कितने खतरनाक बनेंगे, लेकिन फिर भी पास्ट की दुनिया के मुकाबले अब की दुनिया काफी बेहतर होनी चाहिए। वो सच में चाहता है कि जिन इस दुनिया का आनंद ले और साथ ही करप्टर्स से दुनिया को मुक्त करे, लेकिन सबसे पहले उसे इस दुनिया को एंजॉय करना चाहिए। हालांकि वो खुद ये सब देखने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि उसने खुद को स्लीप चेंबर में डालना बंद कर दिया था। जिन हैरान होता है ये देखकर कि कागुरा कितना बूढ़ा हो चुका है। कागुरा कहता है कि अब वो ये दुनिया उसके हवाले कर रहा है। जिन कहता है कि वो समझ गया, लेकिन उसकी आवाज में हल्की कड़वाहट होती है। तभी हकामा और डैनपो वहां आते हैं और कहते हैं कि सब लोग उसे ढूंढ रहे थे। वे कहते हैं कि जल्दी चलो, क्योंकि स्टार ऑफ द शो के बिना सेलिब्रेशन शुरू नहीं हो सकता। जिनकी नज़र हकामा के गले में पड़े एक लैब एक्सेस की पर जाती है और वो पूछता है कि उसे ये कहाँ से मिला। वो कहती है कि ये उनके क्लैन को बहुत समय पहले एक महान व्यक्ति ने दिया था। ये एक चार्म है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता आया है, और कहा गया था कि जब भी गांव पर खतरा आएगा ये गार्डियन डेटी उनकी रक्षा करेगा। जिन मुस्कुराता है और कहता है कि अब उसे समझ आ गया कि वो उस कमरे में कैसे घुसी, और वो मानता है कि वो कागुरा का बहुत बड़ा कर्जदार है। गांव में छोटा सा सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। डैनपो उसे जल्दी आने को कहता है, लेकिन बाकी विलेजर्स अभी भी शक कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि क्या वही गार्डियन डीटी है? ये तो मजाक लग रहा है। वो तो क्लियरली एक इंफीरियर स्पीशीज है। वे हंसते हैं और कहते हैं कि क्या वो दुबला पतला आदमी सच में करप्टर को हरा सकता है? तभी सार्लिस खड़ा होता है और उन्हें पीटना शुरू कर देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि वे भाग गए थे, इसलिए उन्होंने देखा ही नहीं कि गार्डियन डीटी कितना अमेजिंग है। डैनपो और हकामा मजाक में कहते हैं कि उसकी पर्सनालिटी तो पूरी तरह 180 डिग्री बदल गई है।
तभी ग्रैंडमा आती है और कहती है कि वो उसे ढूंढ रही थी। हाका के डैड भी वहाँ होते हैं। वो कहते हैं कि पूरे गांव की तरफ से वो उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। अगर वो नहीं होता तो गांव खत्म हो जाता और वे उसका ये कर्ज चुकाना चाहते हैं। जिन कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वे इंसिस्ट करते हैं। तब जिन कहता है कि अगर वे सच में कुछ देना चाहते हैं तो उसे गुड्स नहीं, इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इस दुनिया की पूरी डिटेल स्थिति जानना चाहता है। ग्रैंडमा कहती है कि इसके लिए उसे रॉयल कैपिटल जाना चाहिए। वहीं इस देश का राजा कैरोसा रहता है। वहाँ पूरे देश से लोग आते हैं, इसलिए उन्हें दुनिया की जानकारी अच्छे से होगी। कोडामा विलेज के लोग भी वहाँ अपने वुडन सिल्क थ्रेड से बने गुड्स बेचने जाते हैं। यात्रा लंबी और कठिन है, लेकिन अगर वो साथ होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन कहता है कि उसे रास्ता नहीं पता। ग्रैंडमा कहती है कि हकामा उसका गाइड बन सकती है, क्योंकि उसे भी वहाँ जाना है। जिन पूछता है कि उसे वहाँ क्या काम है। ग्रैंडमा कहती है कि उसने खुद देखा है कि वो डिवाइन पावर यूज़ कर सकती है और रॉयल कैपिटल में एक एकेडमी है जहाँ इस पावर को और बेहतर बनाया जाता है। अगले दिन सुबह सूरज उगता है और जिन कहता है कि हवा कितनी फ्रेश है, उस दुनिया से बिल्कुल अलग जिसमें वो पहले रहता था। उसे यकीन नहीं होता कि वो ऐसा नज़ारा कभी देख पाएगा और वो चाहता है कि काश वो ये सब कागुरा को भी दिखा पाता। तभी शांडी उसे कपड़े देता है और कहता है कि ये पहन ले, क्योंकि वो पूरे गांव में ऐसे ही घूम रहा है। कुछ देर बाद अब उनके डिपार्चर का समय आ जाता है। ग्रैंडमा हकामा से कहती है कि उसे अपना गाइड वाला रोल निभाना है। सारला कहता है कि वो भी उनके साथ जाकर सीखना चाहता है, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि उससे पहले पढ़ाई करनी चाहिए। जिन कहता है कि उसका मूवमेंट बुरा नहीं था और वो उसे रॉयल कैपिटल में इंतज़ार करेगा। सार्लस खुश हो जाता है और कहता है कि वो मेहनत से पढ़ेगा। हकामा के डैड उसे कहते हैं कि उसकी बेटी का ध्यान रखें और उसे भी अपना ख्याल रखने को कहते हैं। वे सब उन्हें बाय करते हैं और उनकी एडवेंचर शुरू होती है। वे नदी के किनारे चलते हैं और एक खूबसूरत वाटरफॉल भी देखते हैं। जब वे पहाड़ी पार करते हैं, हकामा डूबते सूरज की तरफ इशारा करती है। रात को वे कैंप लगाते हैं। जिन पूछता है कि रॉयल कैपिटल कितनी दूर है। वो कहती है कि अभी 4 दिन और चलना होगा। जिन कहता है कि ये तो उससे ज़्यादा पास है जितना उसने सोचा था। फिर वो उससे पूछती है कि वो दुनिया के बारे में क्यों जानना चाहता है। जिन कहता है कि ये एक सीक्रेट है, लेकिन वो अंदर ही अंदर कागुरा की बातों के बारे में सोच रहा होता है कि करप्टर्स कभी खत्म नहीं हुए। वो कहता है कि उसने खुद उन्हें देखा है, लेकिन वे नॉर्मली सिर्फ हेविली पोल्यूटेड जगहों में ही ब्रीड कर सकते थे, लेकिन वो जगह बिल्कुल भी पोल्यूटेड नहीं थी। इसका मतलब है कि चीज़ें बदल रही हैं। हकामा कहती है कि उसका चेहरा डरावना लग रहा है। वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो सोच में खो गया था, लेकिन वो कहता है कि कम से कम अभी इस एरा में लोग मौजूद हैं जो करप्टर्स के कंट्रोल में नहीं आए। सबसे पहले वो ये जानना चाहता है कि इस समय के लोग उनसे कैसे डील करते हैं और बाद में वो धीरे धीरे करप्टर्स की जांच करेगा। वो उससे कहता है कि उसे गार्डियन डीएटी बुलाना बंद करे। वो पूछती है कि फिर उसे क्या बुलाए। वो कहता है उसका नाम। कुछ देर बाद एक आदमी घोड़े पर उनके पास आता है। वो कहता है कि माफ़ करें, क्या वो उनसे बात कर सकता है। जिन पूछता है कि वो कौन है। वो कहता है कि वो रॉयल कैपिटल होली नाइट्स ऑर्डर 7th डिवीजन कैप्टन है और उसका नाम आर्गस वॉल्टन है। जिन पूछता है कि होली नाइट क्या होता है। वो कहता है कि शायद वही लोग हैं जिनका जिक्र उसने गांव में सुना था। उसके साथ बैठी महिला गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो कैप्टन से इस तरह बात कैसे कर सकता है, उसे खड़े होकर बात करनी चाहिए। वो लगातार कंप्लेन करती रहती है और कहती है कि यही लोग हैं, लेकिन आर्गस उसे चुप कराता है और जिन से माफ़ी मांगता है कि वो घोड़े पर बैठकर बात कर रहा है। वो कहता है कि क्या वे थोड़ी बात कर सकते हैं। जिन सोचता है कि वो महिला क्या कह रही थी। आर्गस कहता है कि उसकी सबऑर्डिनेट थोड़ी रूड है, लेकिन पहले वो उससे कुछ पूछना चाहता है। वो पूछता है कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। हका कहती है कि वे कोदामा विलेज से हैं और रॉयल कैपिटल जा रहे हैं। आर्गस पूछता है कि क्या वो पक्का है। उस महिला करीना मुस्कुराती है और कहती है कि जैसा उसने सोचा था, यही लोग हैं। वो कहती है कि कोदामा विलेज में किसी इंफीरियर स्पीशीज के जन्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है कि वे झूठ बोल रहे हैं। जिन कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस देश में बर्थ रिकॉर्ड्स इतने ऑर्गेनाइज्ड होंगे। आर्गस कहता है कि ऐसा नहीं है। वो बताता है कि हका के कपड़े कोदामा विलेज के स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जो रॉयल कैपिटल में भी बहुत महंगे बिकते हैं और बच्चों के लिए बने ऐसे कपड़े बहुत कम मिलते हैं, इसलिए उसका गांव से होना सच लगता है। ये सुनकर करीना घबरा जाती है। तभी आर्गस अपनी ब्लेड निकालता है और कहता है कि उसे पता है कि ये आदमी अलग है, उसके कपड़े अनफेमिलियर हैं।
वो पूछता है कि वे कहाँ से आए हैं, क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट्स आई हैं कि बैंडिट्स बच्चों का इस्तेमाल करके सामान लूट रहे हैं और वे इनोसेंट बनकर क्राइम्स करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे अभी कर रहे हैं। हाका कहती है कि वे लोग बैंडिट्स नहीं हैं। आर्गस कहता है कि फैसला वही करेगा। हाकामा गुस्से में आ जाती है और अपनी डिवाइन पावर एक्टिवेट करने लगती है। आर्गस उसे घूरता है और कहता है कि कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश मत करना। तभी उसके चारों तरफ फ्लोटिंग सोर्ड्स आ जाते हैं। वो कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास डिवाइन पावर होगी, लेकिन वो प्रॉमिसिंग लग रही है। जिन कहता है कि अब उसे समझ आ गया कि होली नाइट सच में स्ट्रांग है। आर्गस फिर से पूछता है कि वो कहाँ से आया है और कहता है कि उसके जवाब पर डिपेंड करेगा कि वो उसे यहीं काट देगा या नहीं। जिन उसे घूरता है और ऐसा लगता है कि आर्गस भी थोड़ा नर्वस हो गया है। जिन साय करता है और कहता है कि वो कुडामा विलेज से आया है। करीना चिल्लाती है कि ये झूठ है, लेकिन आर्गस अपनी वेपन वापस रख देता है और कहता है कि उसे समझ आ गया। वो हाका से पूछता है कि क्या वो झूठ बोल रहा है। हाका कहती है कि नहीं, वो सच में उनके गांव का गार्डियन डेटी है। आर्गस कहता है आई सी और मुड़ जाता है। जिन पूछता है कि क्या अब बात खत्म हो गई। आर्गस कहता है हाँ, ये उसका काम है, इसलिए वो उम्मीद करता है कि वो उसकी रूडनेस को माफ कर देगा। करीना कहती है कि वो उसे ऐसे जाने नहीं दे सकती। आर्गस पूछता है कि क्या वो रॉयल कैपिटल जा रहा है। जिन कहता है हाँ। आर्गस कहता है कि फिर वे लोग शायद दोबारा मिलेंगे। अगर उसे कभी कोई परेशानी हो तो वो उससे मदद मांग सकता है और उम्मीद है कि वो इस सिचुएशन को नजरअंदाज कर देगा। ये कहकर वो चला जाता है। करीना गुस्से में पूछती है कि क्या वो सच में उसे जाने दे रहा है। उधर जिन खुश होता है कि मामला पीसफुली सॉल्व हो गया। दूसरी तरफ करीना पूछती है कि उसने पीछे क्यों हटना चुना, जबकि वो क्लियरली सस्पिशियस था। वो फिर से उसे इन्फीरियर स्पीशीज कहती है। आर्गस सोचता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि असली इन्फीरियर स्पीशीज कौन था। करीना पूछती है कि वो क्या कह रहा है। तभी दूसरी महिला बोलती है जिसका नाम पावर है। वो कहती है कि वो आर्गस से सहमत है। करीना पूछती है कि उसका मतलब क्या है। पावर पूछती है कि क्या उसने उनके और जिन के बीच की पावर डिफरेंस नोटिस नहीं की। आर्गस कहता है कि उसने 3 बार अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक्शन लेने से पहले ही उसे एहसास हो गया कि जिन उसे उससे पहले ही हरा देगा। पावर पूछती है कि क्या उसने डिवाइन पावर यूज की थी। आर्गस कहता है हाँ, लेकिन वो एक्टिवेट ही नहीं हुई। उसने उसी तरह अटैक किया जैसे उसने उस लड़की पर किया था, लेकिन स्पिरिट्स ने उसे पावर नहीं दी। पावर कहती है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। करीना पूछती है कि इसका मतलब क्या है। आर्गस कहता है कि इसका सीधा मतलब है कि उनके और जिन के बीच पावर का बहुत बड़ा गैप है और ऐसा फीट सिर्फ होली नाइट्स में से ग्रैंड कैप्टन ही कर सकता है। करीना गुस्से में कहती है कि उसे ये महसूस ही नहीं हुआ। आर्गस कहता है कि वो एक अनॉमली है और क्योंकि वो अभी नहीं है इसीलिए ये नॉर्मल है। फिर वे लोग पूछते हैं कि कोडामा विलेज वाला करप्टर क्या उसी ने मारा था। आर्गस कहता है कि शायद हाँ। करीना पूछती है कि क्या उसे ऐसे ही छोड़ देना सही होगा। आर्गस कहता है कि उसे उसकी ओरिजिन नहीं पता, लेकिन वो डेंजरस नहीं लगा, इसलिए फिलहाल उस पर नजर रखेंगे। पावर कहती है कि अभी सबसे जरूरी है वापस जाना। आर्गस मान जाता है और कहता है कि उन्हें ज्यादा देर बाहर नहीं रहना चाहिए। पावर कहती है कि वो बैंडिट्स के खिलाफ एक्शन गेल के जरिए अरेंज करेगी। आर्गस कहता है कि वो उसी पर भरोसा कर रहा है। वो सोचता है कि हाका ने उसे गार्डियन डेटी कहा था और अगर वो उनका एलाई बन गया तो वो इस देश की बड़ी प्रॉब्लम्स में मददगार साबित हो सकता है। अगले दिन जिन कहता है कि कल का दिन काफी इंटरेस्टिंग था। वो हाका से पूछता है कि क्या रॉयल कैपिटल के सारे नाइट्स इतने स्ट्रांग होते हैं। वो कहती है कि वो एक स्पेशल केस था, सिर्फ एलीट लोग ही होली नाइट्स बनते हैं और उनमें से भी एलीट ही कैप्टन बनते हैं और उसकी स्पिरिट मैजिक की एक्टिवेशन स्पीड बिल्कुल अलग लेवल की थी। जिन पूछता है कि स्पिरिट मैजिक क्या होता है। वो कहती है कि ये स्पिरिट्स की पावर को बोरो करने की एबिलिटी है जिसे डिवाइन पावर कहा जाता है और इससे जो टेक्निक्स यूज होती हैं उन्हें स्पिरिट मैजिक कहते हैं। जिन कहता है कि अब उसे समझ आ गया कि नैनो मशीन्स को इस एरा में स्पिरिट्स माना जाता है और यहाँ साइंस ही फैंटेसी बन चुकी है, लेकिन वो बार बार इन्फीरियर स्पीशीज वाली बात सुन रहा था तो वो हाका से इसके बारे में पूछता है। वो कहती है कि इस एरा में कई तरह की स्पीशीज हैं, कुछ फिश जैसी दिखती हैं, कुछ इंसेक्ट्स जैसी। बहुत समय पहले हर स्पीशीज लिमिटेड जगहों में रहती थी। उसकी ग्रैनी कहती थी कि सबने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने शरीर बदल लिए। जिन समझ जाता है कि इसका मतलब है कि 100 मिलियन ईयर्स पहले ह्यूमंस मौजूद थे और धीरे धीरे इवॉल्व हो गए। लेकिन अभी उसके पास और भी सवाल हैं। वो पूछता है कि क्या जो लोग नहीं बदले वही इन्फीरियर स्पीशीज हैं। वो कहती है हाँ, जो लोग एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट नहीं हुए उन्हें इन्फीरियर माना जाता है और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। कई इन्फीरियर स्पीशीज को तो स्लेव्स तक बना दिया जाता है। ये सुनकर जिन हैरान रह जाता है। हाका कहती है कि असल में उनमें ज्यादा फर्क नहीं है,
फिर भी लोग सिर्फ थोड़े से डिफरेंस पर बिहेवियर बदल देते हैं और ये सब बहुत अजीब है। जिन कहता है कि वो सरप्राइजिंगली एक अच्छी इंसान है। वो पूछती है कि उसका क्या मतलब है। तभी उनके सामने एक लड़की लड़खड़ाते हुए आती है और मदद मांगते हुए गिर जाती है। हाका तुरंत उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। जिन हैरान होता है क्योंकि उसके ईयर्स बिल्कुल नॉर्मल हैं और शायद उसने एक ह्यूमन ढूंढ लिया है। वो नीचे देखता है और कहता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, वो पूरी तरह चोटों से भरी हुई है। हाका पूछती है कि क्या वो ठीक हो जाएगी। जिन कहता है कि वो अभी उसका इलाज करेगा। तभी वो लड़की अचानक आंखें खोलती है और कहती है कि वो हिले नहीं। वो एक ब्लेड हाका के गले पर रख देती है और कहती है कि अगर उसने कुछ किया तो वो उसे मार देगी। जिन तुरंत समझ जाता है कि क्या हो रहा है और कहता है कि ये एक परफेक्ट ट्रैप है। इसका मतलब है कि बाकी लोग भी आसपास ही हैं और कोई है जिसने इसे ऐसा करने पर मजबूर किया है। तभी एक आदमी अचानक सामने आता है। वो लड़की को, जिसका नाम पॉफुल है, कहता है कि उसने अच्छा काम किया। जिन कहता है कि ये स्टेल्थ कैमोफ्लाज है जो नैनो मशीन फंक्शन है और सराउंडिंग्स को कॉपी करके खुद को इनविजिबल बना देता है। लेकिन इसकी कमजोरी है कि मूवमेंट करते ही ये टूट जाता है। फिर भी उन्होंने इसे अच्छी तरह यूज किया। बैंडिट कहता है कि उसके कपड़े देखकर लगता है कि वो अमीर है और पूछता है कि वो किस कंट्री से है। फिर वो उसे वार्न करता है कि हिले नहीं। हाका चिल्लाती है। बैंडिट कहता है कि उसे पता है कि अगर वो हिला तो क्या होगा। हाका अपनी डिवाइन पावर एक्टिवेट करने लगती है। जिन उसका नाम लेकर उसे रोकता है और कहता है कि ये पावर लोगों पर इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। वो उससे विनती करती है, लेकिन बैंडिट कहता है कि जैकपॉट लग गया क्योंकि उसके पास होली पावर है। वे पूछते हैं कि क्या जिन भी इसे यूज कर सकता है। वो कहता है शायद। तभी एक आदमी उसे लात मारकर गिरा देता है और कहता है कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करे। लीडर उसे रोकता है और कहता है कि माल को डैमेज मत करो। वो कहता है कि इन्फीरियर स्पीशीज की कीमत ज्यादा नहीं होती, लेकिन अगर उसके पास होली पावर है तो उसकी कीमत बढ़ सकती है। दूसरा आदमी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हकामा डर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये वही बैंडिट्स हैं जिनका जिक्र आर्गस ने किया था और ये स्लेव ट्रेडर्स हैं। लीडर कहता है कि अब वो थोड़ा सो जाए। हाका समझ जाती है कि अगर वो पकड़ी गई तो उसे स्लेव बनाकर बेच दिया जाएगा। धीरे धीरे वो बेहोश हो जाती है और फिर होश में आती है तो सुनती है कि जिन उसका नाम बार बार पुकार रहा है। वो झटके से उठती है और खुद को एक केज के अंदर पाती है। वे उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। वो कहती है कि हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा। वो पूछती है कि वे आखिर हैं कहाँ। जिन कहता है कि ये उन लोगों का बेस है जिन्होंने उन पर हमला किया था। यहाँ मौजूद हर किसी पर उसी तरह हमला किया गया है और ऐसा लगता है कि सबको यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा कमजोर और घायल हैं और बाकी लोग डर के मारे कांप रहे हैं। वो जिन की तरफ देखती है और पूछती है कि वो फिर से नेकेड क्यों है। जिन कहता है कि उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए क्योंकि वो रेयर थे। हालांकि उन्होंने उसे अंडरवेयर रखने दिया, लेकिन वैसे भी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि वो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा काम है। जिन कहता है कि उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय वैसे ही बिताया है। वो गुस्से में कहती है कि वो केज में बंद होने की बात कर रही है और उसे स्टूपिड कहती है। फिर पूछती है कि उसने रेजिस्ट क्यों नहीं किया जबकि वो आसानी से उन्हें हरा सकता था। तभी दरवाजा खुलता है और एक आदमी पॉफुल से कहता है कि जल्दी खत्म करे। जिन और बाकी सब उसकी तरफ देखते हैं। वो खाना लेकर आई है, लेकिन वो हैरान होती है कि वे लोग पहले से ही जाग रहे हैं। हाका गुस्से में पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। पॉफुल कहती है कि उसे नफरत करना ठीक है, उसे माफ किए जाने की कोई उम्मीद नहीं है और उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। हाका और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, लेकिन जिन कहता है कि उसे लग रहा है कि पॉफुल दिल से बुरी नहीं है। वो पूछती है कि उसका क्या मतलब है। जिन कहता है कि असली विलन कभी ये नहीं सोचता कि लोग उससे नफरत करते हैं या नहीं, या उसे माफ किया जाएगा या नहीं। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो खड़ा होता है और कहता है कि वो इस गेम से थक चुका है। वो केज की बार्स पकड़ता है और उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है। पॉफुल हैरान रह जाती है। अब बाहर निकलकर वो कहता है कि वो उसी का इंतजार कर रहा था ताकि बिना किसी के सुने वे बात कर सके। वो पूछती है क्यों। जिन पूछता है कि ऐसा कौन है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे उन्होंने बंदी बना रखा है। वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसे कैसे पता चला। जिन कहता है कि उसने बस गैस किया। शुरू में वो भी उसके झांसे में आ गया था क्योंकि उसके घाव असली थे, लेकिन कोई भी विलन अपने साथी को इतनी चोट नहीं पहुंचाता। जैसे ही वो उसे हील करता है, वो कहता है कि तभी उसे समझ आ गया कि वो मजबूरी में ऐसा कर रही है। वे लोग उसे किसी के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। वो डर जाती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद वो उसकी मदद कर सकता है। वो बताती है कि उन्होंने उसके भाई को पकड़ रखा है। वे उसे बेचने वाले हैं और उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देंगे।
उन्होंने उसके माँ बाप को मार दिया और अब उसका भाई ही उसका सब कुछ है। हाका को एहसास होता है कि उसने उसे गलत समझा था। जिन गुस्से में उन्हें स्कम कहता है। हाका पूछती है कि क्या वो जानबूझकर पकड़ा गया था उसे बचाने के लिए। जिन कहता है कि हाँ, लेकिन विलेंस बहुत स्टबन होते हैं और ऑयल स्टेन्स की तरह होते हैं। हाका पूछती है इसका मतलब क्या है। वो कहता है कि अगर एक भी बच गया तो वो फिर से फैल जाएगा और ट्रबल करेगा, इसलिए अगर उन्हें खत्म करना है तो जड़ से उखाड़ना होगा ताकि वे फिर कभी वापस ना आए। जिन कहता है कि विलेंस के बारे में वो सबसे ज्यादा जानता है। 100 मिलियन ईयर्स पहले जब दुनिया बर्बाद नहीं हुई थी, वो एक साइबर पंक कह रहा था। जब वो बच्चा था तो वो भी जस्टिस चाहता था, लेकिन उसे समझ आया कि वो सिर्फ एक बच्चे की भावना थी। एक ऐसी दुनिया जिसे जस्टिस की ज़रूरत है वो पहले से ही गंदे लोगों से भरी होती है। अगर वो नॉर्मल जिंदगी जी पाता तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता, लेकिन उसका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था, इसलिए उसे खुद को बदलना पड़ा। जैसे ही स्नैपिंग की आवाज़ आती है, हम देखते हैं कि उसने बचपन में ही एक बड़े आदमी की कलाई तोड़ दी थी। वो कहता है कि उसने समझ लिया था कि उसे उन्हें क्रश करना होगा। इसी तरह वो जीता रहा, बचपन से लेकर जवानी तक और फिर एडल्टहुड तक। वो लगातार स्कम को ख़त्म करता रहा। एक समय के बाद उसे एहसास हुआ कि सबसे अच्छा तरीका है उन्हें एक एक करके मार देना, जब तक कि एक दिन कगुरा ने उससे कहा कि वो गलत दुनिया में पैदा हुआ है। वापस प्रेजेंट में जिन एक गार्ड को बालों से पकड़कर घसीट रहा होता है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। जिन हंसता है और उस आदमी को आगे फेंक देता है। एक आदमी उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी जिन तेजी से दूसरे के पास पहुंचता है और एक ही पंच में उसका सिर क्रश कर देता है। दीवार में उसका सिर धंस जाता है। दूसरा आदमी डरकर पूछता है कि वो कौन है। जिन उसकी तरफ बढ़ता है और वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि नीचे तक आवाज़ जाती है। पॉफुल और बाकी लोग सुन लेते हैं। वो समझ जाती है कि ये गार्ड्स में से एक था। वो पूछती है कि उसके साथ आया आदमी कौन है। हकामा कहती है कि वो उनका गार्डियन डिएटी है, वो एक गॉड है। पॉफुल कहती है कि ये मजाक है, लेकिन हकामा कहती है कि वो सीरियस है। अगर सब कुछ जिन पर छोड़ दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल सभी को बाहर निकलना चाहिए। पॉफुल सोचती है कि क्या वे सच में बच पाएंगे, क्योंकि लीडर के पास स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर है। उसे नहीं पता कि ब्रूट फोर्स से वो जीत पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ लीडर डर के मारे कांप रहा होता है। वो जिन से पूछता है कि क्या उसे पैसे चाहिए या कुछ और। वो उसे स्लेव्स तक देने को तैयार है। वो बच्चों की तरफ इशारा करता है, जिनमें से एक पॉफुल के भाई जैसा दिखता है। जिन इरिटेटेड हो जाता है और अपने हाथ में पकड़े गार्ड को क्रश कर देता है। वो पूछता है कि क्या वो अपनी बात खत्म कर चुका है। लीडर डर जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। उसकी स्पिरिट मैजिक काम क्यों नहीं कर रही, और ये आदमी आखिर है क्या। जिन कहता है कि वो आधा अधूरा विलन है, क्योंकि असली विलन्स तुरंत भाग जाते हैं और जो पहले अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करते हैं उन्हें क्रश करना सबसे सैटिस्फाइंग होता है, और हारने के वक्त वे लोग सडनली गुड बन जाते हैं। लीडर दांत भींचता है और भागने की कोशिश करता है। वो एक लीवर दबाता है और कहता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। दीवार खुलती है और अंदर एक करप्टर दिखाई देता है। जिन हैरान हो जाता है। लीडर कहता है कि इसे खास तौर पर किसी के कहने पर लाया गया था। ये एक ह्यूमनॉइड करप्टर है। वो धीरे धीरे बाहर आता है। लीडर कहता है कि अगर वो उसे कन्विंस नहीं कर सकता तो अब यही उसे खत्म करेगा। करप्टर चिल्लाता है और पंच मारता है। जिन उसे आसानी से ब्लॉक कर देता है। लीडर शॉक्ड रह जाता है। जिन कहता है कि वो एक सुपर ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा हुआ है। उसके मसल फाइबर्स नॉर्मल इंसान से 100 गुना ज्यादा हैं। वो करप्टर को हवा में उछाल देता है और कहता है कि अब उसे होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी डिवाइन पावर यूज करता है। एक पंच के साथ एक बीम निकलती है और करप्टर तुरंत खत्म हो जाता है। उसके टुकड़े जमीन पर गिरते हैं। लीडर डर जाता है और पूछता है कि वो अपनी पावर कैसे यूज कर पा रहा है जबकि उसकी पावर काम नहीं कर रही। जिन कहता है कि अब वो देखना चाहता है कि वो आगे क्या करेगा। लीडर दया की भीख मांगता है, लेकिन जिन कहता है नो और उसे सीधा पंच मार देता है। अगर तुम यहां तक देख चुके हो तो कमेंट में ड्रिफ्टर लिखो और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। लाइक और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।